हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में आज हम लोग आर्ट और आर्किटेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा कि यूपी में हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हमें क्या क्या नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो the region of present day UP has always been very rich in the field of art and crafts. The various art form has been divided into 5 categories for the convenience of study. तो यूपी की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको हम मतलब जो आर्ट कैटेगरी है उसको हम सुविधा के हिसाब से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ स्कल्पचर्स, यानी कि स्थापत्य कला। फिर उसके बाद है पेंटिंग एंड क्राफ्ट्स, यानी पेंटिंग वाला जो डोमेन है वो। फिर उसके बाद म्यूज़िक संगीत, फिर डांस और थिएटर। तो इस पूरे एस्पेक्ट में, इस पूरे सेक्शन में हम अब यूपी के आर्ट एंड कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो मेन टॉपिक होगा, हमारा जो मेन डिस्कशन होगा आज हम लोग यूपी के आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। ठीक, तो आर्ट एंड स्कल्पचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये तब से शुरू होता है जब से भारत में इतिहास शुरू होता है, या भारत का इतिहास जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब से ही हमें देखने को मिलता है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें बेलन वैली देखने को मिलती है, जो कि मिर्ज़ापुर रीजन में हमें देखने को मिलता है, बेलन रिवर में। तो वहाँ पे हमें प्री हिस्टोरिक टाइम पे काफ़ी हमें ये सजेस्ट करता है कि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि लोग वहाँ पे पहले से ही रहते थे इस पूरे एरिया में। ठीक है, बेलन वैली में। तो यहाँ पे हमें ह्यूमन सेटलमेंट के जो एविडेंस है वो हमें 5,000 टू 5 लाख टू 10,000 BC के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें जो सेटलमेंट देखने को मिलता है, ह्यूमन सेटलमेंट, वो केव्स के और हट्स के रूप में देखने को मिलता है। केव जो थे वो नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, जबकि हट्स को मानव द्वारा निर्मित किया जाता था, इंसानों द्वारा बनाया जाता था। तो यहीं से हमें आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को यहीं से भी देखने को मिलता है। खासकर मैं अगर बात करूँ लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में, जो कि आपका 5 लाख से लगभग 1 लाख BC के बीच का है, पीरियड कवर करता है। तो यहाँ पे बेलन वैली में हमें गुफाएं या केव्स हमें देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं में इंसान रहते थे, और यहाँ पे वो रह के अपने जो भी खाने होने का सामान होता था उसे गैदर करते थे। पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोगों के पास खाने के नाम पे जानवर का जो मांस होता था वही होता था। ठीक है, तो उसी का वो शिकार करके लाते थे और उन गुफाओं में रहते थे। तो इसी को चीज़ और फिर जब समय बीतता था तो उन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट करते थे और फिर जब भूख लगती थी खा लेते थे। तो इस बिहेवियर को, जो इंसानों के इस बिहेवियर को कहा जाता है हंटिंग और गैदरिंग। ठीक है, यानी शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे। तो यही लिखा है कि यहाँ पे इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स एंड वर नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो चूँकि इस समय लोग कृषि से इतने ज़्यादा पहचान नहीं थी उनकी, इसलिए वो शिकार पे ही ज़्यादा डिपेंड रहते थे।
मिडिल पैलियोलिथिक एज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंसानों को अपने जो सुविधा है और उनको जो सहूलियत थी उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों को आग जलाने का हुनर पता चल गया था। इंसान लोग आग जला लेते थे और उन्हें यह भी पता चल गया था कि आग जलाने से उनका जो शिकार के रूप में जो खाना उन्होंने लाया है उसे पकाने से उनका खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता था। तो आग के आविष्कार से एक चीज़ ये हो गई कि एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था ये आग बाकी जंगली जानवरों से। दूसरा, उनको सर्दी के दिनों में एक राहत देता था। जब सर्दी होती थी तो आग जला के लोग ताप लेते थे आग। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसी चीज़ें चलती रही। फिर मेसोलिथिक एज क्या होता है, तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक है, यहाँ मिडल पैलियोलिथिक है और यहाँ पे मेसोलिथिक है। तो ये सब क्या लिखा है तो मैं आपको एक तरीके से शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि बात क्या है। बात दरअसल ये है कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक फेज़ है, इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारा 3 हिस्सों में बटा है। ठीक है, पहला है लोअर। अगर मैं ये सब टाइम के हिसाब से मेरा है। लोअर मतलब लोअर नहीं, इसको मैं कहूँगा पैलियोलिथिक। इसको हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा आता है वो है आपका मेसोलिथिक। यानी मध्य पाषाण। और तीसरा है नियोलिथिक। नवपाषाण। ठीक, इनकी अगर टाइमिंग्स अगर मैं बताऊं तो माना जाता है ये 5 लाख से लेकर कहीं कहीं 1 लाख मिलता है, कहीं कहीं 10,000 मिलता है। तो ये आप मान के चलिए, मैं इसको ले रहा हूँ 10,000 BC तक। ठीक, फिर इसका है 10,000 से लेकर 5,000 BC तक। और इसका है 5,000 से 3,000 BC तक। 3,000 या उसके और भी पास ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब ये जो पैलियोलिथिक एज है ये फर्दर 3 कालखंड में बटा हुआ है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक। इसको अगर मैं बात करूं हिंदी में कहा जाता है तो निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। ये है मिडिल पैलियोलिथिक। इसे कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल।
और ये है आपका अपर पैलियोलिथिक एज। इसको हिंदी में कहते हैं ऊपरी पूरा पाषाण काल। तो जो हमारा टाइम फ्रेम देखने को मिलता है वो यही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो शायद मैंने पहले बताई नहीं थी, तो सोचा मुझे अभी बता देनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं। तो यही चीज़ है। तो लिखा है कि ड्यूरिंग मेसोलिथिक ह्यूमन लिव्ड इन परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। द मेसोलिथिक एज एग्जिस्टेड बिटवीन 10,000 BC टू 6,000 BC, ठीक है। कहीं कहीं 6,000 लिखा मिलता है, कहीं कहीं 5,000 लिखा मिलता है, तो वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। तो मेन बात ये है कि मेसोलिथिक एज जो है वो न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक एज के बीच का टाइम फ्रेम था। मेनी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट have been found, this such as huts have been discovered from सराय नाहर राय महदहा रीजन। और ये दोनों जो क्षेत्र हैं सराय नाहर राय और महदहा, वो आज के जो हैं प्रतापगढ़ और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हड़प्पन पीरियड यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पकी हुई ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी बेक्ड ब्रिक्स मेड हाउस, यहाँ पे हमें इसका एविडेंस देखने को मिलता है। और इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका एविडेंस हमें मिलता है आलमगीरपुर में। यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर और हुलासखड़ा, ये वेस्ट यूपी में पड़ता है। तो अगर मैं आलमगीरपुर की बात करूं तो ये आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन के बाएं छोर पे, बाएं किनारे पे, और ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक। यहाँ से हमें 2 टाइप्स ऑफ बर्न ब्रिक यानी कि पकी हुई ईंट के 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जिसका साइज जो कि बड़े वाले का साइज है 30 सेंटीमीटर और छोटे का साइज है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस साइज के हमें यहाँ से पकी ईंटें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से मोर्टार बेस्ड सॉलिड ब्रिक भी देखने को मिलता है, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दौरान यूज़ होता था। और ये हुलास जो है ये आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मौर्य पीरियड की अगर मैं बात करूँ, मौर्य काल की, तो मौर्य काल में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो, और फिर इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका को भी अगर स्रोत बनाया जाए तो यहाँ पे जो है लकड़ी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था पत्थरों और ईंटों की जगह, राइट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है अशोकन पिलर में, और ये मौर्यन आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, जो कि आज भी अवेलेबल है। ये जो अशोका का जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ है, ये एक सिंगल पत्थर के ऊपर उकेरा गया है, और ये चुनार के जो लाल बलुआ पत्थर है वहाँ से ये इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार नमूना है।
अशोका ने इस तरह से कुल मिला के अपने 7 स्तंभ लेखों को खड़ा किया था, जिनमें और 5 जो है छोटे स्तंभों को भी खड़ा इसने किया था। मतलब 7 बड़े और 5 छोटे। इसका इन स्तंभों का उद्देश्य ये था कि जो उसके धम्म का जो मैसेज था, जो उसके धम्म का जो संदेश था, वो शाही लोगों से लेकर हर आम जनों तक वो अपना पहुंचाना चाहता था। माना यह जाता है कि उसके जो स्तंभ थे उनकी जो हाइट होती थी वो 16 मीटर के आसपास होती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और इनका जो वज़न होता था वो लगभग 80 टन के आसपास का होता था। 80 टन के आसपास इनका वज़न होता था। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होगे, ये जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, इसी को आधार बनाया गया है। तो ये जो है लॉयन कैपिटल इसको कहा जाता है। ये सारनाथ में पाया जाता है, जो कि वाराणसी में है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो स्टोन पिलर इनके अशोक के काल के होते थे, मौर्य काल में होते थे, वो पॉलिश्ड होते थे। और ये इतने बेहतरीन तरीके से इसको पॉलिश किया जाता था कि जो देखने वाले दर्शक होते थे उनको ये लगता था कि ये जो स्तंभ हैं ये धातु के बने हैं। मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से इनको पॉलिश किया जाता था। जो मौर्य स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं वो कौशाम्बी से देखने को मिलते हैं, मेरठ से देखने को मिलते हैं, सारनाथ से देखने को मिलते हैं यूपी में। तो ये कुछ मौर्य आर्किटेक्चर के हमें कुछ शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो सारनाथ का जो ओरिजिनल अशोका पिलर था वो 70 फुट ऊंचा था। और इसके ऊपर जो है लॉयन कैपिटल बना हुआ था, जो कि भगवान बुद्ध के जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उसको सिंबलाइज करता है। ये चारों जो सिंह थे, जो चारों शेर थे, वो बैक टू बैक खड़े हुए देखने को मिलते हैं। और ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जो सम्राट है उसकी जो विजय है वो सभी दिशाओं में हुई थी। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो ये इसमें चक्र जो था, है ना, जैसे आपने देखा होगा, तो ये जो बीच में जो चक्र था इसमें 32 कुल मिला के स्पोक्स माने जाते थे। स्पोक्स मतलब जैसे ये अगर कोई पहिया है तो ये उसका केंद्र है, तो यहाँ से लेकर ये जो होता था, ये माना जाता था ये 32 थे। ठीक है। और ये इन्हें कहा जाता था महाधर्म चक्र, यानी व्हील ऑफ धर्मा। और ये शेरों के जो सिर थे उनके ऊपर बनाया गया था। ठीक, तो ये था। इस बिलो द कैपिटल देयर इज अ सर्कुलर बेस नोन एज द अबैकस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वापस से आते हैं, ये जो हिस्सा होता था यहाँ पे, इसको अबैकस कहा जाता था। ठीक है। और इसका जो मतलब वो होता था, जो अबैकस होता था, इसके जो इसमें पहिए बने होते थे, हर चारों दिशाओं में इसके पहिए होते थे। और इसमें 24 स्पोक्स होते थे।
और यहाँ पे 4 मूविंग एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है हाथी, दूसरा है बैल, तीसरा है घोड़ा और चौथा है शेर। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसमें इस अशोक का जो स्तंभ था इसमें जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो 4 एनिमल जो थे जो उस चीज़ को शो करते थे जो गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में 4 घटनाएं हुई थी, यानी कि जन्म मतलब गर्भधारण, जन्म, गृह त्याग और बुद्धि प्राप्त करना। तो ये सारे 4 चीज़ों को शो करता था। पिलर के नीचे जो हिस्सा है वो बेल शेप लोटस है, मतलब बेल शेप लोटस है, और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पिलर जो है वो मोनोलिथ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इस शाफ्ट पे टिका हुआ है और ये वर्तमान में भारत का राजकीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है और ये जो है सारनाथ में लोकेटेड है। लार्जेस्ट साइज ऑफ मौर्यन स्कल्पचर्स ऑफ यक्षा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम परखुम एंड गढ़ी बड़ौदा विलेज नियर। तो मथुरा, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं परखम और गढ़ी बड़ौदा जो हैं ये गांव हैं, यहाँ से हमें मौर्य काल में यक्षों की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है और ये हमें मथुरा से प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमें मथुरा से मिलती हैं। These sculptures are preserved in the Mathura Museum. Yaksh have been identified as Manibhadra. It was built by Komitra, a disciple of Kunik. तो ये सारी चीज़ें तो फैक्चुअल चीज़ें हैं। कुल मिला के मेन बात ये है कि अगर हम मौर्यन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्योरली आपके बुद्धिज़्म से कहीं, बुद्धिस्ट रिलीजन से कहीं ना कहीं प्रभावित ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि जो मौर्यन रूलर्स थे वो सिर्फ बुद्धिज़्म को सपोर्ट नहीं करते थे, वो हर किसी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो इनके आर्किटेक्चर से झलकता है वो हमें यही देखने को मिलता है कि इनके जो आर्किटेक्चर वो मेनली इन्फ्लुएंस फ्रॉम बुद्धिज़्म। ठीक, कहा जाता है जो चाइनीज़ ट्रेवलर हुएन सांग ने वो बताता है कि अशोका के टाइम पे 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था। तो ये एक चीज़ें थी जिसके बारे में हमें चाइनीज़ स्रोत से भी पता चलता है। द धर्मराजिका स्तूपा ऑफ सारनाथ इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द अशोकन स्तूपा इन यूपी। जो सारनाथ में जो धर्मराजी का स्तूप है जिसकी फ़ोटो ये आप देख रहे होंगे सामने, तो ये जो है यूपी का एक प्रोमिनेंट स्तूप माना जाता है इसे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो स्तूप मेकिंग का जो वो पार्ट है ये बहुत ही मतलब एक स्किलफुल तरीके से किया गया है। यहाँ पे जो है जो पत्थर हैं उन पे बहुत बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है और ये है ये स्तूपा बेसिकली आप देख रहे होंगे एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर ये स्तूपा मोल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में माना जाता है, ये इसकी खूबसूरती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी में और कौन कौन से फेमस स्तूप हैं तो जैसा कि सारनाथ में ही है। सारनाथ में 2 महत्वपूर्ण स्तूप हमें देखने को मिलते हैं जो जिन्हें अशोक ने बनवाया था। एक है चौखंडी स्तूप और दूसरा है धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका की फ़ोटो आपने इस ऊपर देखी है, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी जो सामने जो फ़ोटो है ये धर्मराजिका स्तूप की फ़ोटो है।
ठीक, तो ये सारनाथ में हो गई 2। इसके अलावा जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक स्तूप लोकेटेड है जिसे जो महापरिनिर्वाण साइट पे लोकेटेड है, और ये 167 फीट ऊंचा है। यहाँ पे चाइनीज़ ट्रेवलर हुएनसांग विजिट किया था। ठीक है, फिर तीसरा स्तूप हमें देखने को मिलता है श्रावस्ती में। ये जो है राप्ती नदी के किनारे बना था और श्रावस्ती में है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल बिताए थे। फिर कौसाम्बी में भी हमें स्तूप देखने को मिलता है, और ये यमुना नदी के किनारे देखने को मिलता है, जो कि प्रयागराज से 38 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये 200 फीट ऊंचा स्तूप है, और ये भी अशोका ने ही बनवाया था। इसके अलावा हमें और स्तूप देखने को मिलता है जो है कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में जो है यहाँ पे शाह के गणराज्य में, जो कि इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कपिल वस्तु। यहाँ पे भी हमें इनका एक स्तूप देखने को गौतम बुद्ध का देखने को मिलता है। फिर है रामभर जो कि कुशीनगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। यहाँ पे ईंटों से निर्मित यहाँ पे स्तूपों का निर्माण किया गया है, और यहाँ पे गौतम बुद्ध का दाह संस्कार किया गया था। तो ये कुछ स्तूप से रिलेटेड यानी मौर्यन टाइम के आर्किटेक्चर थे जिनको मैंने डिस्कस किया है। कल हम यहाँ से पोस्ट मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।